हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्टडीपीडिया पे। तो हम इस चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जहाँ पर हम केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ओवरऑल अगर देखें तो हम अभी साइंस को ही स्टार्ट करेंगे इस चैनल पे। जो हमारा मेन फोकस होगा साइंस को एनसीईआरटी के थ्रू क्या करना, कवर करना। जैसे हमें पता है कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास 9th एंड क्लास 10th की एनसीईआरटी होती है किसी भी एग्ज़ाम को अगर हम फॉलो कर रहे हो। और अभी रिसेंटली अभी हमारे सामने यूपीएससी के सीडीएस के एग्ज़ाम्स हुए, ठीक है। और अभी हमारे पास अगस्त में सीएपीएफ के एग्ज़ाम आने वाले हैं जिनमें जनरल साइंस जीएस का बहुत बड़ा पोर्शन होता है। अगर सीएपीएफ की बात करें तो अराउंड 30 क्वेश्चंस एवरेज देखें तो हर साल साइंस से पूछे जाते हैं, जिसमें केमिस्ट्री बायो फिजिक्स तीनों एडेड होते हैं। और उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस 9th एंड 10th की एनसीईआरटी से आते हैं। तो अगर हम इन दोनों बुक्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें तो हमारा साइंस का पोर्शन बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। और ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस में से हम 25 तो बिल्कुल ईजिली मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, जो कि बहुत बड़ा एक चंक होता है हमारे रैंक डिसाइड करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लास 9th की एनसीईआरटी जो है साइंस की, उससे केमिस्ट्री के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक हमारा मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, उसके बाद इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ये 4 टॉपिक्स, ये 4 चैप्टर जो है जिसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हम जंप करेंगे 10th की केमिस्ट्री पे, और उसके बाद वहाँ से कंप्लीट करके देन हम बायो को पढ़ेंगे, देन फिजिक्स, और इसको इसी तरीके से पैरेलल स्टडी करते रहेंगे हम 9th एंड 10th की एनसीईआरटी को, ठीक है, 10th साइंस के सब्जेक्ट को, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक, जो कि हमारा है चैप्टर 1 मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मेन फोकस हम देखेंगे, जब ये चैप्टर को अभी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से इस बुक में एक छोटी सी चीज़ से हम स्टार्ट करते हैं और इसको पूरी डिटेल में हम पढ़ेंगे कि मैटर क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आपके इस चैप्टर में फर्स्ट पेज आप जो कह लो, यहाँ पे मैटर के बारे में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल समझाया गया है। एंड देन अगर हम देखें तो उसका क्या इम्पैक्ट है और किस तरीके से वो अलग अलग फैक्टर्स पे, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गई, इन सारी चीज़ों से क्या होता है, इम्पैक्ट होता है इस मैटर पे। तो सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे। तो अगर मैटर की बात करें तो मैटर होता क्या है, तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास, यानी जिस भी चीज़ के पास उसका अपना जो भी ऐसा कोई भी चीज़ आप अपनी पूरी लाइफ में देखो, जो भी चीज़ आपको आपके अराउंड दिखती है, ठीक है, वो मतलब कोई भी चीज़ जिसका जो एक अपना स्पेस गैदर करती है और जिसका एक अपना डेफिनेट मास हो, वो क्या किस कैटेगरी में आती है, मैटर के। तो वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है। अगर आप ये हाईलाइटेड पॉइंट्स देखो तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, ठीक है। इस दुनिया में जो कुछ भी चीज़ें बनी है वो किससे मिलकर बनी है, मैटर से मिलकर बनी है, ठीक है। एवरीथिंग इज मैटर यहाँ बताया जा रहा है एग्जाम्पल लेके, कि जो हम सांस लेते हैं, एयर वी ब्रीथ, फूड जो हम खाते हैं, स्टोन्स हो गए, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे, इवन स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर जो है, पार्टिकल ऑफ सैंड है, ये सारी चीज़ क्या है, सब कुछ मैटर है। यानी जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका एक अपना मास है, वो क्या है, वो मैटर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कंक्लूड करके कि ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, ठीक है। जितनी भी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया, सब कुछ क्या करते हैं, सबके पास एक अपना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वो, और उनके पास एक अपना मास है। तो एक अदर वर्ड्स में कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि मैटर के पास दोनों होता है, अपना मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। तो यहाँ से ये चीज़ें हमें समझ में आई इजली कि मास एंड वॉल्यूम दोनों चीज़ होते हैं मैटर के पास। अब आगे अगर हम देखें तो आगे हम ये चीज़ ध्यान देंगे कि किस तरीके से मैटर्स को क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट फिलोसफर्स के द्वारा। तो ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि अर्ली टाइम से ही जो ह्यूमन बींग्स है उन्होंने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, अपने सराउंडिंग को समझने की कोशिश की। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आती है अर्ली इंडियन फिलोसफर्स के बारे में बात की जा रही है कि अर्ली इंडियन फिलोसफर्स जो थे उन्होंने क्लासीफाई किया मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में, ठीक है, जो कि थे पंच तत्व, उनको नाम दिया गया, जो थे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये यूपीएससी के सीएपीएफ के 2021 का पीवाईक्यू, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। वैसे मैं इन सबको कंप्लीट होने के बाद एक चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज भी लाऊंगा आपके सामने, जहां पर हम चैप्टर वाइज टॉपिक्स के साथ हम क्या करेंगे, पीवाईक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे भी मैं बताऊंगा कि आपको एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी होती है। इवन छोटे छोटे पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रख के चलना पड़ता है, तभी जाके क्या होगा, आप चीज़ों को समझ पाएंगे और आंसर्स को सही से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इंडियन फिलोसफर्स जो थे, अर्ली इंडियन फिलोसफर्स, उन्होंने 5 तत्वों के बेसिस पे क्या क्या डिवाइड किया, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो थे वो 5 बेसिक एलिमेंट्स बनाते थे, ठीक। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है हमारा कि एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट
प्रोवाइडेड सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब यहाँ देखते हैं हम कि आपके साथ यूपीएससी किस तरीके से खेल कर सकती है। आपको मे बी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, जिसमें सबसे पहला स्टेटमेंट होगा कि अर्ली इंडियन फिलोसफर्स ने क्लासीफाई किया है 5 बेसिक एलिमेंट्स को 5 फॉर्म्स में, ठीक है, ये रहेगा। एंड सेकंड स्टेटमेंट ये दिया जा सकता है कि एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट अ डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और आप तो ये सोचोगे कि हाँ, अर्ली इंडियन फिलोसफर्स और ग्रीक फिलोसफर्स, इनका उस टाइम पे कोई भी कनेक्शन नहीं था, तो दोनों के थॉट प्रोसेस तो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। पर यहाँ पे ये कीवर्ड आपने ध्यान नहीं दिया, सिमिलर, ठीक है। तो जब भी आपको कुछ ऐसा कीवर्ड दिखे तो मेक श्योर कि आप उसको इस तरीके से हाईलाइट कर लो, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप रिवाइज करो तो इन सारे कीवर्ड्स पे ध्यान जाए। ताकि अगर यूपीएससी का आप स्टेटमेंट्स देखोगे तो इन्हीं तरीके से यूपीएससी क्या करती है, आपको ट्रिक करने की कोशिश करती है। तो आपको इन स्टेटमेंट्स पे ध्यान देना है। तो हम यहाँ पे क्या समझे कि जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर थे हमारे, वो क्या थे, सेम क्लासिफिकेशन मैटर पे अराइव किए थे। यानी जो इंडियन फिलोसफर थे, पंच तत्व पे जिस तरीके से उन्होंने क्लासीफाई किया था, सेम क्लासिफिकेशन एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स ने भी किया था। और बट सॉरी, और जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट के बारे में देखें तो उन्होंने 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन के साथ इवॉल्व किया, जो कि था मैटर्स को डिवाइड करना उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनके केमिकल नेचर के बेसिस पे। जो मॉडर्न साइंटिस्ट का डिवीजन था या क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं, वो किस बेसिस पे था, इन 2 बेसिस पे, कि किस तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर के बेसिस पे उन्होंने मैटर्स को क्लासीफाई किया। इस चैप्टर में हम फिजिकल नेचर पे मेन फोकस करेंगे और केमिकल नेचर पे फोकस हमारा नेक्स्ट चैप्टर में होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को देखते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ 2 स्कूल ऑफ थॉट्स अराइज होते थे कि यहाँ पे कहा जाता है कि मैटर्स के अंदर बिल्कुल स्पेसेस नहीं होते, और सेकंड थॉट कहता है कि मैटर्स के अंदर स्पेसेस होते। तो इसको डिसाइड करने के लिए या फिर डिफाइन करने के लिए एक एक्टिविटी यहाँ पे की गई, जहाँ पे एक बीकर लिया गया और जिसमें वाटर लिया गया, ठीक है, और उसमें सॉल्ट या शुगर को हम क्या करते हैं, डिजॉल्व। तो यहाँ एक्टिविटी अगर आप देखो तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है, सॉरी, वाटर के पार्टिकल्स में जब हम यहाँ सॉल्ट या शुगर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो बिल्कुल ईजिली डिजॉल्व हो जाते हैं, और यहाँ पे वाटर का लेवल भी बिल्कुल इंक्रीज नहीं हुआ। तो इससे क्या समझ में आया कि वाटर के जो पार्टिकल्स थे, वाटर के जो मैटर हैं, उनके अंदर क्या है, स्पेसेस हैं जो कवर कर लिया गया किसके द्वारा, सॉल्ट के पार्टिकल्स के द्वारा। तो यहाँ से हमको समझ में क्या आया कि व्हेन वी डिसॉल्व द सॉल्ट इन वाटर, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि पार्टिकल्स के मैटर्स के बीच में क्या होते हैं, स्पेसेस होते हैं। तो ये हमने कंक्लूड किया कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर पार्टिकल्स से मिलकर बना है। अब इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन अराइज हुआ कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हमारा टेंशन ये आया, अब हमने खुद से क्वेश्चन अराइज किया कि ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर थे, अब ये कितने स्मॉल है, इनकी साइज क्या है। तो इसके लिए भी 1-2 एक्टिविटीज की गई। इसके बाद ये चीज़ कंक्लूड किया गया कि मैटर के जो साइज होते हैं, पार्टिकल्स के साइज, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। यहाँ पे इसके लिए आप समझ सकते हैं, एग्जांपल बताया जा रहा है कि हम एक वाटर लेते हैं, ठीक है, डेटॉल, उसमें 2 ml डेटॉल क्या करते हैं, डालते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये समझोगे कि कैसे एक लार्ज, अब उसमें कितना भी हम वाटर डालते जाए टू सर्टेन अमाउंट, वो डेटॉल की स्मेल वहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, सिर्फ 2 ml डेटॉल की। तो इससे हम समझ सकते हैं कि उस 2 ml डेटॉल में कितने स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, जो क्या करते हैं, जब पानी मिला रहे हैं हम, जब क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहे हैं, ग्रेजुअली डिवाइड होते जा रहे हैं। यानी एक छोटे से पार्टिकल में, एक छोटे से मैटर में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स क्या होते हैं, इम्बाइब होते हैं। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, ये कंक्लूड किया गया। आपको इन सब चीज़ों कंक्लूजन पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जो मैटर के पार्टिकल से बहुत स्मॉल है, और इतने स्मॉल कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, मैटर को समझा अभी तक, और उसके बाद पार्टिकल्स के साइज के बारे में देखा। अब हम क्या क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे कि पार्टिकल जो है मैटर के, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जो कि हमने डिस्कस किया किस तरीके से शुगर को हमने जब मिलाया उसके अंदर, तो वो पार्टिकल्स मिक्स हो गए। या फिर हम क्या करते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट हो गया, या नींबू पानी में नींबू मिलाते हैं, या फिर डेटॉल मिलाते हैं वाटर में, तो वो क्या होता है, इजिली क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। यानी जो वाटर है, ये वाटर पार्टिकल्स है, इसके बीच में स्पेसेस है, इसमें शुगर जाके क्या होता है, डिजॉल्व होता है, या फिर ये अदर जो पार्टिकल्स जो भी हम वाटर में मिलाते हैं, ये डिजॉल्व हो जाते हैं। तो इससे हमको समझ में आता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, इनके अंदर क्या स्पेसेज होती है। ये सबसे पहला हमारा कंक्लूजन यहाँ पे आता है, ठीक है। सेकंड अब हम देखते हैं, तो सेकंड कहा जा रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब देखो, अब हम ये क्या ये क्या चीज़ है कि यहाँ पे बताया जा रहा है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना, हम में भी ये चीज़ों को अपने डेली लाइफ में नोटिस नहीं कर पाते, या फिर इजीली अपने नेकेड आई से देख नहीं सकते। पर ये एक फैक्ट है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, यानी वो एक जगह पे स्टेबल नहीं है, स्टॉप नहीं है, बट वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब इसके लिए आपको कुछ एक एक्टिविटीज़ यहाँ बताई गई है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो बताया जा रहा है इंसेंस स्टिक का एग्जाम्पल, जो अगरबत्ती होती है, आप एक जगह अगरबत्ती जलाते हो और उसका जो स्मोक होता है, वो पूरी तरीके से, उसका जो स्मेल होता है, पूरे रूम में फैल जाता है। या फिर आप एक क्लास में बैठे हो, एक रूम में बैठे हो, अगर एक बंदा आता है जो परफ्यूम यूज़ किए हुए
तो उस परफ्यूम की खुशबू आपको एक जगह से लेकर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक बिल्कुल महसूस होगी। ये किस तरीके से हो रही है? क्योंकि जो परफ्यूम के पार्टिकल्स है, वो जो स्मेल है, वो क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली मूविंग है। तो वो क्या कर रही है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे क्या कर रही है, पहुंच जा रही है। और इस तरीके से हम समझते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ जो मैटर है वो क्या है, मूविंग है। यहाँ कुछ एक्टिविटीज है, आप अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ सकते हो, मैंने उसको शॉर्ट में आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कुछ एक फैक्ट्स। यहाँ बताया जा रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो कि हमने देखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, या फिर अगर आप सबको पता हुआ कि जो जो भी बॉडी मूव करती है वो क्या पोजेस करती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एनीथिंग विच इज मूविंग तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, और जो चीज़ स्टेबल है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दो तरह की एनर्जी होती है, जिसको सबसे पहला हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, एंड सेकेंड एनर्जी जो होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे पोजिशन की वजह से होती है। ठीक है, नाम से समझो पोटेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो ये पोजीशन की वजह से होती है पोटेंशियल एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी हमारी मूवमेंट की वजह से होती है। हम जितना मूव करते हैं, कोई बॉडी मूव करिए तो उसके अंदर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो उससे हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि पार्टिकल्स, अगर मैटर जो है, मैटर पार्टिकल्स के जो मैटर के जो पार्टिकल्स है, सॉरी, वो क्या है, कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी वो क्या पजेस कर रहे होंगे, काइनेटिक एनर्जी पजेस कर रहे होंगे। ठीक है, एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर। यहाँ पे एक चीज समझना होगा कि जितना ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स को उतनी एनर्जी मिलती जाएगी और वो उतनी तेजी से क्या करेंगे, मूव करेंगे। सो वी कैन इजिली से दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस। तो यहाँ पे आपको एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लेना है, यहाँ पे एक चीज समझ जाना है कि जितना ज़्यादा हम क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल का उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इंक्रीज होगा। वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि विथ इंक्रीज इन पार्टिकल्स ऑफ मैटर सॉरी, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें यहाँ पे समझ में है। उसके बाद देखते हैं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज नोन एज डिफ्यूजन। तो एक प्रोसेस के बारे में आपको बताया जा रहा है जो कि आपको समझना है यहाँ पे कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो जब हम दो पार्टिकल को किसी को मिक्स करते हैं, ठीक है, टू डिफरेंट, ये चीज़ आपको कीवर्ड यहाँ पे फिर से कीवर्ड पे आपको ध्यान देना। इस तरीके से आपको बुक में रीडिंग करनी है, अगर आप खुद से भी रीडिंग करते हो तो इस पर ध्यान देना है। डिफरेंट, सिमिलर, नॉट, ओनली, इन सब वर्ड्स को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स। ठीक है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर के इंटरमिक्सिंग को क्या कहते हैं, हम डिफ्यूजन कहते हैं। और डिफ्यूजन क्या होता है, हीटिंग के जब हम हीट प्रोवाइड कराते हैं या जब हीटिंग करते हैं तो डिफ्यूजन क्या होता है, फास्टर होता है, क्योंकि उसको ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा इंटरमिक्सिंग होगा पार्टिकल्स का, और डिफ्यूजन इस तरीके से क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। अब थर्ड जो कंक्लूजन यहाँ पे प्रॉपर्टीज पार्टिकल ऑफ मैटर की, कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ कहा जा रहा है कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब किस तरीके से, तो बताया जा रहा है कि पार्टिकल ऑफ जो मैटर होते हैं उनके बीच में फोर्सेज एक्ट करती हैं। दिस फोर्सेज क्या करती हैं, उन पार्टिकल ऑफ मैटर को एक साथ रखती है। जो कि आपको एक फिगर के थ्रू बताया जा रहा है कि जो डांस चल रही है, ईडू मिसमी डांसर्स जो है यहाँ पे हमारी नॉर्थ ईस्ट की, ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ हाथ को इन्होंने टाई करके रखा हुआ है और इस तरीके से एक दूसरे को ये सारे अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक फोर्स है जो क्या कर रहा है, इनके बीच में इनको एक साथ रखने के लिए वर्क कर रहा है। उस तरीके से जो डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज जो होते हैं एक्ट करते हैं, जो क्या करते हैं, सारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर को एक साथ रखते हैं अट्रैक्ट करके, यानी सारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक साथ कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन देम। ये क्या करते हैं, इन सारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर को एक साथ रखते हैं। अब ये बताया जा रहा है कि एक मैटर से दूसरे मैटर में स्ट्रेंथ डिफर करता है। ऑब्वियस बात है, ये 5 जो डांसर्स हैं इनकी जगह पे हम अदर 5 डांसर्स ले आए तो उनके बॉडी वेट, उनके बॉडी स्ट्रेंथ डिफरेंट होंगे, तो उनके बीच के जो स्ट्रेंथ होगा वो डिफरेंट होगा इनके कंपैरिजन में। उसी तरीके से जो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच का स्ट्रेंथ वैरी करता है मैटर टू मैटर। यहाँ बताया जा रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में सबसे ज्यादा होता है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में होता है, सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैस में। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है। सॉलिड के जो मैटर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ज्यादा स्ट्रेंथ से। उसके बाद लिक्विड, और उसके बाद क्या होता है, हमारा गैस होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने देखा 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमने गौर किया। सबसे पहले क्या था, अगर देखें यहाँ पे, तो हमने सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक देखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या होता है, उनके बीच में स्पेस होता है। ये पहला स्टेटमेंट होगा हमारा। उसके बाद सेकंड देखें तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज, और जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर का, कि वो सारे क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या किया, पढ़ा अभी तक पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में कि क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इन सब के बीच में। ठीक है, अब हम लोग स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते हैं। अभी तक हमने जो पीछे देखा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड, लिक्विड, गैस में कितना ज्यादा किस तरीके से डिफर करता है। ठीक है, तो अब इन तीनों मैटर के स्टेट को हम पढ़ेंगे कि इस मैटर जो होते हैं वो किन किन स्टेट
में एग्जिस्ट करते हैं हमारे अर्थ पे या फिर हमारे इन्वायरमेंट में। तो सबसे पहले सॉलिड देखते हैं हम अपने इन्वायरमेंट में, उसके बाद हम देखते हैं लिक्विड एग्जिस्ट करता है और गैस एग्जिस्ट करता है। तो इन सब के बारे में हम सेपरेटली क्या करेंगे, यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो यहाँ पर टॉपिक आता है सॉलिड स्टेट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ऑल द एबव एग्जांपल्स आर ऑफ सॉलिड, जैसे पेन हो गया, बुक हो गया, निडल हो गई, पीस ऑफ वुडन स्टिक, ये सारे क्या हमारे सॉलिड के एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिनका क्या एक डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स्ड वॉल्यूम है। ऐसा तो नहीं है कि आप जो एक नीडल है आपके हाथ में, आप उसका शेप चेंज कर सकते हो या फिर उसको स्ट्रेच कर सकते हो। बुक है, उसका शेप आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर एक बुक की साइज ये है, ठीक है, तो उस बुक का बाउंड्री डिसाइडेड है। कल सुबह आप उठोगे तो वो बुक की साइज इतनी बढ़ नहीं जाएगी, या फिर अगर आपको उसको प्रेस करते हो तो वो ऐसा नहीं हो जाएगा, ठीक है। उसकी अगर बाउंड्री इतनी है तो उसकी बाउंड्री इतनी ही रहेगी, यानी डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, उसका वॉल्यूम फिक्स है और उसका शेप भी क्या है, डेफिनिट है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में आती है। और उसका नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज़ को कितना दबा सकते हो, प्रेस कर सकते हो। अब आपके हाथ में बुक रहेगा तो आप बुक को क्या कर सकते हो, प्रेस करके छोटा नहीं कर सकते हो, उसका जितना साइज है वो उतना ही रहेगा। यानी यहाँ पे कुछ अगर सॉलिड की प्रॉपर्टी हम देखें तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि सारे सॉलिड्स के पास डिफिनेट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज और फिक्स्ड वॉल्यूम है उनके पास, ठीक है। और तो और उनकी नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, यानी हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो सॉलिड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। इसलिए सॉलिड का जो शेप होता है उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, दे आर रिजिड। अब कुछ एग्जाम्पल है जिनका शेप हम चेंज कर सकते हैं स्ट्रेच करके, जैसे रबर बैंड हो गया, ठीक है। और शुगर एंड सॉल्ट जिस जार में डालते हैं वो उनका शेप ले लेते हैं, ये चीज़ है। और स्पॉन्ज जितना हम प्रेस करते हैं और कंप्रेस करते हैं अपने अकॉर्डिंगली वो वर्क करते हैं। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल्स है जो अलग टाइप के एग्जाम्पल्स है सॉलिड के, पर ये सारे सॉलिड्स ही, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब हम लिक्विड स्टेट के बारे में अगर देखते हैं तो हमारा नेक्स्ट जो स्टेट ऑफ मैटर है वो क्या है, लिक्विड स्टेट, ठीक है। लिक्विड के बारे में देखते हैं कि लिक्विड के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या प्रॉपर्टी है उसकी, तो इस पर हम ध्यान देंगे अब आगे चल के, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता बट एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। सपोज वॉल्यूम क्या कैसे होगा, 1 लीटर वाटर, अब आप वो चाहे जग में डाल दो, बाल्टी में डाल दो या फिर किसी बॉटल में डाल दो, वो 1 लीटर ही रहेगा। यानी उसका शेप तो उसके बॉडी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर आप बाल्टी में डाल रहे हो तो बाल्टी का शेप का हो जाएगा, बॉटल में डाल रहे हो तो बॉटल का, बट उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, ठीक है। अगर वो 1 लीटर है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, आप किधर भी डालो। इससे हमको समझ में आता है कि लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता बट एक फिक्स वॉल्यूम होता है। अब लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, लिक्विड फ्लो करते हैं और शेप चेंज करते हैं, जिस पे हमने डिस्कस कर लिया, इसलिए वो रिजिड नहीं होते और इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड। यानी फ्लूइड हम किसको कहते हैं, जो शेप चेंज नहीं कर, शेप चेंज करते हैं और फ्लो करते हैं। सॉलिड एंड लिक्विड, अब यहाँ पे डिफ्यूजन के बारे में देखते हैं जो हमने पीछे पढ़ा था। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है आपका कि सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। अगर डिफ्यूजन कराएं तो सॉलिड और लिक्विड किस चीज़ में डिफ्यूज करेंगे, ये सॉलिड में ही डिफ्यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारा है गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। गैसेस जो है वाटर में डिजॉल्व करते हैं, ठीक है। और लिविंग क्रिएचर्स किस तरीके से वाटर में जो है गैसेस डिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सॉलिड में लिक्विड किस तरीके से डिजॉल्व कर रहा है, तो सॉलिड का आप जानते हैं एग्जांपल कि लिक्विड में हम क्या डालते हैं, सॉल्ट डाल दिए या शुगर डाल दिए तो क्या होता है, डिजॉल्व हो जाते हैं। और सॉल्ट और शुगर क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स है, तो वो लिक्विड में इस तरीके से क्या होगा, डिजॉल्व। ऑन दी अदर हैंड गैसेस का एग्जांपल ले ले अगर हम, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो वाटर में मिक्स कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब होता है। और दूसरा जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उनके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेटेड ड्रिंक हम उनको कहते हैं, तो वो सारी चीज़ें उनके उसके अंदर मिक्स होती है। तो इस तरीके से क्या है, सॉलिड जो है लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होता है और उसी तरीके से लिक्विड भी, गैस भी लिक्विड के अंदर ही डिजॉल्व होता है, ठीक है। अब यहाँ बताया जाए कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ द सॉलिड, ठीक है। इससे हमको समझ में आता है कि डिफ्यूजन रेट किसका सबसे ज्यादा है, लिक्विड का ज्यादा कंपेयर टू सॉलिड। अब क्यों है, तो लिक्विड इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली, पार्टिकल जो फ्रीली मूव करते हैं तो वो ज्यादा स्पेस तक कवर कर पाते हैं सॉलिड के पार्टिकल के कंपैरिजन में, इसलिए वो क्या होते हैं, इजीली क्या होता है, डिफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर हमारा है गैसियस स्टेट, जो कि हमारे लिए थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ मैटर है। अब इसको देखते हैं कि ये क्या है, गैसियस स्टेट, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि गैसेस जो है ना, उनके बीच में जो स्पेसेस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसलिए वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। कंप्रेस का मतलब किसी को कितना ज़्यादा दबाया जा सकता है, ठीक है, पुश प्रेस किया जा सकता है। तो गैसेस जो है हाईली कंप्रेसिबल होते हैं सॉलिड्स और लिक्विड के कंपैरिजन में। अगर हम एग्जांपल देखें तो एलपीजी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको एक सिलेंडर में कंप्रेस करके हम यूज़ करते हैं। ऑन दी अदर हैंड सीएनजी, ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर में कंप्रेस करके यूज करते हैं, जो फ्यूल की तरह यूज होता है आज के टाइम पे व्हीकल्स में। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन सिलेंडर्स का भी हम एग्जांपल देख सकते हैं कि वो किस तरीके से ऑक्सीजन को हम गैस फॉर्म में, पर उसको हम सिलेंडर में क्या करते हैं, कंप्रेस करके रखते हैं,
ठीक है। तो इससे हमको समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ पूछ रहा है कि गैसेस के बारे में, यहाँ पे गैसेस किस तरीके से मूव करते हैं, उनका मूवमेंट। तो पार्टिकल जो फूड खाना बनता है, ठीक है, वो पार्टिकल जो है एयर में मिक्स होते हैं और वो क्या होते हैं, हमारे नाक तक पहुँच जाते हैं और ज़्यादा दूर तक जाते हैं, ठीक है। तो जो स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड है हमारे नाक तक सेकेंड्स में पहुँच जाता है कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड, ठीक है। इससे हमको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से गैस वेरी हार्डली और स्पीडली क्या होता है, डिफ्यूज होता है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, गैस क्या करते हैं, डिफ्यूजिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं और इजिली एक से दूसरे में डिफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि इसका एग्जांपल भी हमने देख लिया कि किस तरीके से फूड का जो महक होता है, खाना किचन में बनता है, फिर कहीं भी खाना बनता है तो बहुत इजिली हमारे नाक तक वो उसकी स्मेल पहुंच जाती है। तो ये गैसियस स्टेट के बारे में हमने देखा, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ एक देखेंगे कि मैटर का स्टेट किस तरीके से चेंज यहाँ हो सकता है। जो हमने सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा, उस पर यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या हम सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैसेस को सॉलिड में हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर डिस्कशन चलेगा अभी हमारा, और क्या इफेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि हम क्या करें, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। हम किसी भी मैटर का टेम्परेचर क्या करें, चेंज करें। इस टेम्परेचर चेंज के थ्रू हम क्या कर पाएंगे, उसका एक स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं हम। तो बताया जा रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड्स, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज, जो कि हमने पीछे पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल का इंक्रीज करेगा और उसकी वजह से पार्टिकल्स जो है स्पीडली मूव करेंगे, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा मूव करेंगे तो एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो जितना ज़्यादा एनर्जी से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, उससे ज़्यादा एनर्जी उनको मिल जाएगी, तो वो सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, टूट जाएंगे और एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और वो एक ही जगह पे क्या करेंगे, फ्रीली क्या करेंगे, ऐसे ऑसिलेट करते रहेंगे एक जगह पे इस तरीके से, ठीक है। तब बताया जा रहा है कि जब द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ये कीवर्ड आपको ध्यान रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे क्या होता है, एक सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट आपके लिए कीवर्ड है जिसको आपको बिल्कुल हाईलाइट करके ध्यान में रखना है, जो कि आपके लिए कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि जो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वो क्या इंडिकेट करता है कि कितना ज़्यादा अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस पार्टिकल्स के बीच में, यानी उसके स्ट्रेंथ को अट्रैक्ट करता है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा पार्टिकल्स के बीच में, हमको उतना ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराना पड़ेगा मेल्टिंग के लिए उस पर्टिकुलर सॉलिड को। इससे पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कितना हाई है, ठीक है। जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना है, 273.15 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेल्सियस। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज इन सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन, ठीक है। यानी मेल्टिंग को जो हम कहते हैं, जो प्रोसेस है जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजन। उस प्रोसेस का नाम क्या है, फ्यूजन नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्दर बताया जा रहा है कि द हीट गेट्स यूज्ड अप इन, अब यहाँ बताया जा रहा है कि you must have observed during the experiment of melting that temperature of the system does not change after melting is reached। जब यहाँ बताया जा रहा है कि जब मेल्टिंग कंप्लीट हो जाता है तो सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जब पूरा आइस मेल्ट हो जाता है तो फिर उस सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। दिस हैपेंस इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर। अब सपोज 0 डिग्री था, अब 100 डिग्री हमने प्रोवाइड किया, 100 डिग्री तक आइस क्या हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया वाटर में। अब क्या हो रहा है कि अब उस सिस्टम का, उस बीकर का टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर जा ही नहीं रहा है, चेंज हो ही नहीं रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है वो चीज़ हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो बताया जा रहा है कि दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ध्यान से समझना आप लोग, मैं क्या यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कर रहा है। सपोज कोई एक बीकर है, इसके अंदर क्या है, सॉलिड हमने रख दिया, सपोज ये सॉलिड है। अब इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें यहाँ पे हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने हीट प्रोवाइड किया इस यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 100 डिग्री सेल्सियस का हीट यहाँ पे इसको प्रोवाइड किया। अब क्या होगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस का हीट इसके पास जाएगा। अब ये हीट क्या होगा, इस हीट से इसको एनर्जी मिलेगी। अब इस पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी तो इसके अंदर ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी और वो एनर्जी ओवरकम हो जाएगा किसमें, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा एनर्जी का कहाँ हो जाएगी, हीट एनर्जी मिल जाएगी इसको। तो ये क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इन पार्टिकल्स के बीच में होगा वो ब्रेक हो जाएगा और हीट में कन्वर्ट हो, एनर्जी ये क्या होगा, ये मेल्ट होने लगेगा। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा उतना ज्यादा वो लिक्विड, सॉलिड जो हमारा लिक्विड में मेल्ट होगा। यानी जो एनर्जी यहां से प्रोवाइड हो रही है वो कहाँ यूज हो जा रही है, स्टेट ऑफ चेंज में। यानी जो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है वो यही हीट लेकर चेंज हो रहा है ना, इसलिए इस प्रॉपर सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, क्योंकि ये जो हीट यहाँ प्रोवाइड की जा रही है वो मैटर के स्टेट को चेंज करने में यूज हो जा रही है। और ये क्योंकि हिडन होती है, यहाँ पे ये चीज़ हमको दिख नहीं रही है कि हीट किस तरीके से यूज हो रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। यानी वो हीट हिडन है, उस प्रॉपर सिस्टम है, सारे सिस्टम है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। अब इसका डेफिनेशन क्या है,
तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, जितना ज़्यादा हमको हीट एनर्जी चाहिए होगा उसको हम क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्यूजन, ठीक है, यानी सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने, और यहाँ पे हीट हम प्रोवाइड करा रहे हैं सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए, ठीक है, और ये हीट यूज हो रही है सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए, यानी ये लेटेंट हीट क्या है, फ्यूजन में यूज हो रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसलिए कहा जाता है कि सो द पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। ये आपका इस बार का सीडीएस या फिर कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का क्या है, पीवाईक्यू भी है, ठीक है। तो आपको ये स्टेटमेंट्स इस तरीके से एग्जाम में पूछते हैं, आप पीवाईक्यू एक बार जाके देखना, आपको समझ में आएगा ये स्टेटमेंट्स किस तरीके से आपके एग्जाम में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्दर हम देखते हैं कि बताया जा रहा है कि जो वाटर है 0 डिग्री पे उसके पास ज्यादा एनर्जी होगा कंपेयर टू आइस, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि ये जो लेटेंट हीट है इस वाटर में हिडन है, ये स्टेट चेंज होने में इस वाटर ने क्या किया, इस सारे एनर्जी को यूज किया, ये सारा हीट को यूज कर लिया, इसलिए ये हीट यहाँ पे इस वाटर में कंटेंट है जो कि पहले आइस के पास नहीं था, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे। इसलिए क्या है, आइस का टेम्परेचर कम होता है और वाटर के पास ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। अब फर्दर द वाटर एट द टेम्परेचर जिस पे क्या होता है, लिक्विड जो है बॉयल होना शुरू हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब ये एक बल्क फिनोमेना है, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यानी लिक्विड, हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखते हैं। तो जब हम किसी लिक्विड को हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे आप इमेजिन कर लो कि ये लिक्विड है और यहाँ पे हम हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये क्या होगा, अब लिक्विड ये गैस में चेंज हो जाएगा, ये गैस में चेंज होने लगेगा, ठीक है, यानी ये वाटर क्या है, वेपर में चेंज हो रहा है, इसलिए ये सारा एनर्जी फिर वेपर में क्या हो रहा है, यूज हो रही है, सारी एनर्जी क्या हो रही है, वाटर को चेंज कर रही है वेपर में, और वेपर के पास ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो जा रही है और वे दिखती नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इसको कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ में आया, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी सॉलिड टू लिक्विड चेंज होने में, और वेपराइजेशन लिक्विड टू गैस चेंज होने में। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि वाटर वेपर जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी कंपेयर टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन स्टोर्ड है वेपर के अंदर, ठीक है। यहाँ से हम समझ जाते हैं कि ये क्या प्रोसेस है, किस तरीके से यहाँ पे सारे स्टेट का चेंज होता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है, सब्लिमेशन के बारे में आप पढ़ लेना कि जो डायरेक्ट सॉलिड से जो गैसियस में चेंज होने का प्रोसेस होता है उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। किसके अंदर होता है, तो अमोनियम क्लोराइड के अंदर ये परफॉर्म होता है। तो टेम्परेचर किस तरीके से अफेक्ट करता है स्टेट ऑफ मैटर के चेंज में, हमने वो देखा। अब हम देखते हैं कि प्रेशर किस तरीके से अफेक्ट करता है स्टेट ऑफ मैटर के चेंज को। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हम किसी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, यानी लिक्विफाई यानी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं और टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं। इससे क्या होता है, लिक्विड जो है हमारा गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट। यहाँ बताया जा रहा है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। यहाँ पे कुछ इंटर कन्वर्जन है स्टेट ऑफ मैटर का कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज, फ्यूजन, फ्यूजन से गैस, वेपराइजेशन, गैस से सॉलिड, फिर से हमारा ये डिपोजिशन। अब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होगा तो सब्लिमेशन, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, एंड लिक्विड से सॉलिड सॉलिडिफिकेशन। ये प्रॉपर हमारा इंटरचेंज और इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर है, स्टेट ऑफ मैटर। तो हमने देख लिया कि किस तरीके से टेम्परेचर अफेक्ट करता है और किस तरीके से टेम्परेचर के थ्रू हम स्टेट ऑफ मैटर चेंज करते हैं और किस तरीके से प्रेशर के थ्रू हम स्टेट ऑफ मैटर चेंज करते हैं। अब इवेपोरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इवेपोरेशन हमें पता है कि जो हमारे ओपन वाटर बॉडीज होते हैं उसमें जो वाटर है जो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होती है वेपर के फॉर्म में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओवरऑल इवेपोरेशन कहते हैं। अब किस किस फैक्टर पे इवेपोरेशन हमारा डिपेंड करता है, ये चीज देखते हैं। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन किस फैक्टर पे डिपेंड करता है और किस तरीके से चेंज होता है, हमें याद रखना है। तो जब किसी चीज का सरफेस एरिया हम इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। यहाँ बताया जा रहा है कि इवेपोरेशन क्या है, सरफेस फेनोमेना है, ठीक है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन हमारा चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, हम जब कपड़े धोते हैं तो उसको बिल्कुल रस्सी पे फैला कर रखते हैं। क्या करते हैं इसमें कि जो वाटर कपड़े ने सोक कर लिया है तो हम कपड़े का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे तो इजीली क्या होंगे, वाटर सारे वहां से इवेपोरेट हो जाएंगे और हमारा क्लॉथ क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो इससे क्या समझ में आया, सरफेस एरिया जब हम इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन हमारा बढ़ता है। सेकंड, टेम्परेचर इंक्रीज। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो भी क्या होगा, हीट एनर्जी इंक्रीज होगी। अब हीट बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो लिक्विड फिर गैस में कन्वर्ट होगा और वो गैस क्या होगा, वेपर स्टेट में कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो भी इंक्रीज होगा। अब एक थर्ड कंडीशन यहाँ पे एक मिनट देखना आप कि यहाँ पे भी इंक्रीज है, ठीक है। तो जब विंड स्पीड इंक्रीज होगा तो क्या होगा, तो पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर जब मूव अवे कर जाएंगे विंड के साथ, इससे क्या होगा, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिक्रीज हो जाएगा हमारे इन्वायरमेंट में और क्या होगा, इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे हमने समझा कि इस तरीके से जब विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो भी इवेपोरेशन बढ़ेगा। पर एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे हमारा इवेपोरेशन
इन्वर्सली अफेक्ट होता है ह्यूमिडिटी पे। यानी ह्यूमिडिटी क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। अब सपोज एक पर्टिकुलर एरिया का एटमॉस्फेयर है, इसमें पूरा ह्यूमिडिटी इसकी हाई है, यानी इसकी कैपेसिटी फुल है वाटर वेपर्स को क्या करने की, कंटेन करने की। तो ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, और वाटर वेपर नहीं ये कंटेन कर पाएगा, तो इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा। अब वहीं ह्यूमिडिटी कम करेंगे हम, तो ह्यूमिडिटी कम करेंगे यानी वाटर वेपर्स इजिली क्या होंगे, इन्वायरमेंट में सोक हो जाएंगे, तो हमारा इन्वायरमेंट इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। यानी तीन कंडीशन है जहाँ पे इंक्रीज करने से इवेपोरेशन हमारा बढ़ता है। जैसे सबसे पहले सरफेस एरिया बढ़ाना, टेम्परेचर बढ़ाना और विंड स्पीड। और एक कंडीशन ऐसा है जहाँ ह्यूमिडिटी घटाएंगे अगर, तब जाके हमारा कम होता है ये चीज़। ठीक, तो ये चीज़ हम समझ गए इवेपोरेशन किस तरीके से होता है। अब यहाँ पे एक आपका टॉपिक है, आपका टॉपिक है हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो आप यहाँ पे इसको पढ़ना, ये बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं, इजी आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जब हम एसीटोनेल पॉलिश रिमूवर हाथ पे लगाते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। तो वो लेटेंट हीट का ही कॉन्सेप्ट है कि जब हम अपने हाथ पे ये डालते हैं तो हमारी बॉडी की जो हीट होती है वो इसको अट्रैक्ट कर लेती है, और ये लिक्विड क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। जब ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है तो ये वो हमारे बॉडी से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब हीट एब्जॉर्ब हो जाती है और ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे बॉडी में क्या हीट निकल गई, तो वो एरिया कोल्ड हो जाता है, और जिसकी वजह से हमें ठंडा फील होता है। और यही चीज़ जब हम गर्मियों में छत पे क्या करते हैं, पानी डालते हैं, तो जब छत का जो एरिया होता है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट कंजर्व हो गई होती है। जब हम लिक्विड उसमें पानी डालते हैं तो पानी क्या करता है, जो रूफ होता है उससे एनर्जी ग्रैब करता है ताकि वो वेपर में कन्वर्ट हो सके, और इस तरीके से छत की सारी हीट इवेपोरेट हो जाती है लिक्विड के साथ, और छत हमारा ठंडा हो जाता है। यही चीज़ें इसी वजह से हम गर्मी में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। इस तरीके से ये सारा एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक बार पढ़ लेना। उसके बाद ये लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है कि अभी तक हमने सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ा, पर दो एक और ऐसे स्टेट ऑफ मैटर जिनके बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पे, कि प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में देखते हैं। तो प्लाज्मा क्या है, ये एक सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल, ये भी एक स्टेट ऑफ मैटर ही है। ठीक है, तो ये क्या है, सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल है। ठीक है, ये आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं होता है, आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है। और द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। आपने देखा होगा नियॉन लाइट्स जो हम देखते हैं, नियॉन साइन बल्ब देखते हैं, या फिर जो ट्यूब देखते हैं CFL, ये सब उसमें क्या होता है, प्लाज्मा ही होता है, जिसकी वजह से लाइट प्रोड्यूस होती है। तब इनसाइड नियॉन साइन बल्ब के इनसाइड क्या होता है, देयर इज नियॉन गैस इनसाइड एंड इनसाइड अ फ्लोरेसेंट ट्यूब देयर इज ए हीलियम गैस और सम अदर गैस। ठीक है, नियॉन साइन बल्ब के अंदर हमारा नियॉन गैस होता है, और अदर जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है उसके अंदर हीलियम या फिर कोई अदर इनर्ट गैसेस होती हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान देने की जरूरत है कि द सन एंड स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम में पूछ सकता है आपके ऑप्शन के थ्रू। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सन एंड स्टार्स ग्लो करते हैं वो किसकी वजह से, प्लाज्मा उनके अंदर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो ग्लो करते हैं। प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन द स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। और प्लाज्मा क्यों क्रिएट हुआ था स्टार्स में, क्योंकि स्टार्स के टेम्परेचर बहुत हाई थे, तो हाई टेम्परेचर की वजह से प्लाज्मा क्रिएट हुआ। और जो स्टार्स और सन ग्लो करते हैं, जो किसकी वजह से ग्लो करते हैं, ये हमारे प्लाज्मा की वजह से ही ग्लो करते हैं। और ये फोर्थ था। अब हमारा फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये क्या है, जो इंडियन फिजिसिस्ट है हमारे एक सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने आइंस्टीन के साथ मिलकर एक डिस्कवरी की थी जिसका नाम पड़ गया उन दोनों के नाम को मिलाकर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये क्या है, एक कूलिंग किस तरीके से बनता है, तो BC इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। ठीक है, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी का जो गैस होता है उसको कूल करके हम क्या बनाते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाते हैं, जो सुपर लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। तो ये ओवरऑल हमारे 5 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और यहाँ पे ओवरऑल हमने इस पूरे चैप्टर को देख लिया कि किस तरीके से स्टेट ऑफ मैटर डिफर करते हैं, स्टेट ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, और क्या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर है, इवेपोरेशन के क्या फैक्टर्स हैं, और किस तरीके से सारे चीज़ के बारे में हमने इस चैप्टर में देख लिया। तो इसी के साथ आपका चैप्टर 1 यहाँ पे मैटर्स इन आवर सराउंडिंग क्या होता है, फिनिश होता है। अब आपका काम है आप PYQs को जाकर सॉल्व करें किसी भी सोर्सेज से, वरना इसको कंप्लीट होने के बाद मैं खुद एक PYQ की सीरीज लाऊंगा। तब तक आप बने रहें, हम जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ यहाँ पे आप सबके सामने आएंगे। जय हिंद।